नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पे परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे। मूल रूप से हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जो आर्थिक परिवर्तन होते हैं, जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, वो काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। मतलब अगर हम कंपेयर करें ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको दिखाई देता है। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हम सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन को देखेंगे। हम ये देखते हैं कि इस काल में आने पर बहुत सारे बदलाव होते हैं और ये बदलाव सभी पहलुओं में होते हैं, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो धार्मिक स्थिति हो। हम ये देखते हैं कि कृषि परंपरा की शुरुआत होती है और जो परंपराएं, सामाजिक परंपराओं में भी काफ़ी बदलाव आता है। वर्णाश्रम व्यवस्था जो होती है वो और विकसित होती है और उसके विविध पहलू बनते हैं और वो अत्यधिक क्लिष्ट होती है और श्रेणीगत होकर के जो विभिन्न संसाधन हैं उन पे वर्ग विशेष का वर्चस्व दिखाई देता है, मतलब सामाजिक व्यवस्था में। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं राजा या राज्य के मतलब उदय की एक संभावना दिखाई देती है। धार्मिक स्थिति में भी हम देखेंगे तो बहुत सारे उपनिषदों, बहुत सारे ब्राह्मणों, आरण्यकों का विकास होता है। इसके अलावा विज्ञान हुआ, गणित हुआ, इस तरह की चीज़ें, ज्योतिष, व्याकरण, इन सब चीज़ों पे भी जो है तमाम चीज़ें या ग्रंथ जो है हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति का भी विकास होता है। कृषि, पशुपालन और अनेक जो व्यापार वाणिज्य जैसी परिस्थितियां बनती हैं उनमें भी जो है अलग अलग चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के आने में होता है। इन परिवर्तनों को हम देखेंगे और जब हम उत्तर वैदिक काल की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो उसे भी हम 4 भागों में बांट करके करेंगे। वो 4 भाग हैं। पहला होगा सामाजिक स्थिति, दूसरा होगा हमारा राजनैतिक स्थिति और तीसरा होगा हमारा आर्थिक स्थिति तथा चौथा होगा हमारा धार्मिक स्थिति। इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत हम जो है वो अध्ययन करेंगे पूरे उत्तर वैदिक काल का। और हम ये देखते हैं कि इसके स्रोत के रूप में हमें विभिन्न प्रकार के जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं उनमें बहुत विस्तृत तरीके से इन सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारियां दी गई हैं और उन्हीं के आधार पे हम इन सारे टॉपिक्स का विश्लेषण करेंगे। जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं उन्हीं ग्रंथों के आधार पर हम इन सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे। तो आज हम सामाजिक स्थिति पे चर्चा करते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी। हालांकि सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होता है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे वर्णाश्रम जो व्यवस्था होती है वो थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग
व्यवसायों में वो जो है आ जाते हैं। जैसे ब्राह्मण का कर्म विद्यारंभ है, विद्या या यज्ञ आदि कर्मों को करना है। क्षत्रिय जो है वो उसका कार्य जो है वो शासन प्रशासन में वो आ जाता है, बाकी सारे वर्गों की रक्षा करता है। वैश्यों का जो कार्य है वो कृषि पशुपालन और व्यापार वाणिज्य हो जाता है। और शूद्र जो हैं वो इन चारों वर्णों की सेवा करने के लिए इनको मतलब इनका शूद्रों का जो है चारों वर्णों की सेवा के लिए इनको मतलब वो किया जाता है, इनको व्यवस्थित किया जाता है। तो इस तरह से चार वर्ण जो है व्यवस्थित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ दास दासियों का भी उल्लेख आया है जो कि शूद्र वर्ण से भी नीचे के माने गए हैं। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो हम चलते हैं ऋग्वैदिक कालीन से आगे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति पे। ठीक है, हाँ, तो हम सामाजिक जीवन को देखते हैं। सामाजिक जीवन का जो मुख्य आधार था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित। ठीक है, इस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो थोड़ी सी क्लिष्ट होती हुई दिखाई देती है। इस काल में वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी क्लिष्ट होती हुई दिखाई देती है और कहीं न कहीं यहाँ जो समुदायों का विभाजन है उसे प्राकृतिक रूप देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हालांकि वर्ण व्यवस्था हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी जो है पुरुष सूक्त में इसकी शुरुआत मिलती है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण तथा पंचविश ब्राह्मण ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनसे भी जो है हमको उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण में यहां तक कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था का निर्माण स्वयं इंद्र ने किया था, और इसे प्राकृतिक रूप दिया गया है। मतलब कहीं न कहीं ये दिखाया गया है कि प्रकृति के द्वारा ही इस व्यवस्था को विभाजित किया गया है, न कि कृत्रिम रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे प्रमुख वर्ण थे वो चार थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये चार वर्ण थे। ठीक है, और इन्हीं वर्णों को हम इस सामाजिक जीवन में इनके कार्य क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है, और इनको विस्तृत तरीके से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण चीज है कि शतपथ ब्राह्मण से भी हमको वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है और पंचविश ब्राह्मण से भी हमको जो है वो वर्ण व्यवस्था पर जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है वो जो है प्राकृतिक तरीके से या फिर कुछ अन्य तरीके से बताई गई है। इसमें वर्ण व्यवस्था का जो पूर्ण विकास हम देखते हैं वो बाद के ग्रंथों में ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो उत्तर वैदिक काल के अंत में ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था पर विशेष प्रकाश पड़ता है। ठीक है, और उन्हीं के आधार पे हम वर्ण व्यवस्था को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन के तौर पे आप जानते रहिए कि शतपथ ब्राह्मण तथा पंचविश ब्राह्मण में भी आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि बाद में धर्म सूत्रों में वर्ण व्यवस्था को
वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया। ठीक है ना, पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया। ठीक है ना, परिभाषित किया गया। ठीक है ना, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप जानते रहिए। अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं इन चारों वर्णों पे और देखते हैं इनको। ब्राह्मण जो वर्ण था, इसकी जो स्थिति थी वो इस काल में सर्वाधिक शक्तिशाली वर्ग के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, ब्राह्मण का जो मुख्य कार्य था वो वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ आदि कर्मों को कराना था। ठीक है, ये अपने यजमानों के यहाँ यज्ञ आदि कर्म कराते थे। राजाओं के जो है विभिन्न तरह के यज्ञ के कर्म कराते थे, जैसे कि राजसू यज्ञ हुआ, या फिर उनके बेहतरी के लिए, या फिर उनके शासन प्रशासन में उनके राज्याभिषेक कराने में विभिन्न तरह के यज्ञ वगैरह करते थे। ठीक है, तो इनको समाज में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त थी। इसके अलावा ब्राह्मण जो है वो फसलों की बेहतरी के लिए, या फिर बेहतरीन फसलें हो, या फिर जो उनके जो यजमान हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, इसलिए विभिन्न प्रकार के यज्ञादि कर्मों को करते थे। और इनको वेद अध्ययन का जो था वो अधिकार प्राप्त था। ठीक है ना, तो ब्राह्मण यहाँ इनका मुख्य कार्य जो था वो क्या था? यज्ञ कराना, यज्ञ कराना। और यज्ञ की जो स्थिति थी वो इस काल में बहुत विस्तृत और व्यापक हो गई थी। ठीक है, तो यज्ञ जो है राजाओं के द्वारा कराया जाता था और इनको पर्याप्त मात्रा में इससे दान मिलता था, तो इनकी जो स्थिति थी वो काफी मजबूत हो गई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो प्रमुख वर्ग आता है वो था क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय वर्ग। ये जो क्षत्रिय वर्ग था, अब यहां पे हम चूंकि देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो राजवंश की परंपरा शुरू होती है, राज्य के प्रारंभिक संकेत हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ राजा की जो स्थिति थी वो ऋग्वैदिक काल के राजा की अपेक्षा थोड़ी और बेहतर हुई। ठीक है, जैसे कि साम्राज्य बढ़ा, राज्य बढ़ा। ठीक है ना, साम्राज्य या राज्य बढ़ा तो फिर उसके बहुत सारे जो थे वो सहयोगी बने। ठीक है, जो उसके राज्य कार्य में मदद करते हैं। हालांकि जब हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, फिलहाल हम क्षत्रिय वर्ग को यहाँ, चूंकि हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर, इसलिए हम इसको सामान्य रूप से देखने का प्रयास करेंगे। तो क्षत्रिय वर्ग जो था, ये जो था, ये इसका मुख्य कार्य जो था वो शासन करने का था। शासन करने का जो इसका कार्य था। ठीक है ना, तो ये इसका कार्य शासन करना था। ठीक है, तो एक चीज हम यहां देखिए कि यहां जो है ये सत्ता के केंद्र में है और विभिन्न प्रकार के करों को ये प्राप्त करता था। ठीक है ना, तो देखिए यहां पे एक चीज यहां स्पष्ट आप जान लीजिए कि जो कर होता था वह राजा प्राप्त करता था। ठीक है, और उसी कर से वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता था। ठीक है, अगर ओवरऑल हम क्षत्रिय वर्ग की बात करें तो इनका मुख्य कार्य शासन से था। ठीक है, युद्धों से था। ठीक है ना, और ये जो थे शक्ति के केंद्र थे। कुल मिलाकर के शक्ति जो थी वो यहाँ पे केंद्रित होती है। ठीक है ना, शक्ति के केंद्र के रूप में यहाँ राजा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये शक्ति के केंद्र थे, तो जाहिर सी बात है कि जब ये शक्ति के केंद्र होंगे तो इनका कार्य क्या था? सारे वर्गों की रक्षा करना। इनका कार्य क्या था? सारे वर्गों की रक्षा करना। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम कुछ और चीजों पे। अब हम देखते हैं वैश्य वर्ग को। ठीक है ना,
वैश्य वर्ग का देखिए, अब यहां पे एक चीज स्पष्ट कर दें आपको। वैश्य वर्ग जो था वो करों को इकट्ठा करता था और ये एक तरह से बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति की रीढ़ जो था वो वैश्य वर्ग था, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो आर्थिक व्यवस्था थी उसका संचालन करने में वैश्य जो था वो क्या था, कार्य करता था, आर्थिक व्यवस्था को चलाने में कार्य करता था। तो इसका जो मुख्य कार्य था वो था कृषि, पशुपालन, ठीक है ना, व्यापार तथा वाणिज्य, इसका मुख्य कार्य था, ठीक है ना। और चौथा जो वर्ण था, तो यहां पे एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो ये वर्ग जो है वैश्य वर्ग काफी समृद्ध होता है। और आगे जब हम बढ़ते हैं, जैसे कि उत्तर वैदिक काल के बाद हम महाजनपद काल में या फिर मौर्य काल में हम आते हैं, तो यह वर्ग इतना शक्तिशाली हो जाता है कि यह श्रेणियां बना करके व्यापार करता है, ठीक है ना। मतलब व्यापार वाणिज्य पे इनका एकाधिकार हो गया और यह वर्ग कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को एक तरह से मैनेज करने का काम करता है। हालांकि ये इसमें से कर सुनिश्चित होता है और कर जो है वो राजा को दिया जाता है और उस कर के माध्यम से ही राजा शासन प्रशासन की सारी व्यवस्थाओं को करता है, ठीक है। यज्ञादि कर्म भी उसी से होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यह जो वर्ग है वैश्य वर्ग वो कर देने वाला होता है और क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वर्ग जो है उस कर को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। उस कर को प्रत्यक्ष मतलब राजा तो प्रत्यक्ष रूप से लेता है, जबकि ब्राह्मण वर्ग उसको अप्रत्यक्ष रूप से उस कर को लेता है, ठीक है। तो ये जो है तीन प्रमुख वर्ग थे, ठीक है। इसके अलावा शूद्र वर्ग आता है, शूद्र वर्ग, ठीक है ना। तो शूद्र वर्ग या शूद्र वर्ण, ठीक है, ये शूद्र जो है इनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो थोड़ी सी बहुत निचले पायदान पे थी। इनका जो है इनका मुख्य कार्य जो था वो तीनों वर्णों की सेवा करना था, तीनों वर्णों की सेवा करना था, ठीक है ना, तीनों वर्णों की सेवा करना था, ठीक। अब यहां पे एक और चीज आपको बता दें कि शूद्रों की जो स्थिति थी उनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। देखिए इन तीनों लोगों को जो है उपनयन संस्कार का उपनयन का मतलब जनेऊ संस्कार होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। हम संस्कारों को भी देखेंगे, 16 संस्कार जो हैं उनको भी देखेंगे और हम कुछ और सामाजिक विषयों पर चर्चा करेंगे जैसे कि आश्रम व्यवस्था, ठीक है। तो उन सबको देखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, न तो इनको वेदों के पठन पाठन का अधिकार था, मतलब इनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था और न ही इनका वेदों को पढ़ने का अधिकार था, ठीक है ना। अब यहां पे एक बात और जान लीजिए, ठीक है, कि ये जो वर्ण था इसकी सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, ठीक है। और इनसे भी नीचे की एक श्रेणी थी जिसको दास या दासी कहते थे, दास और दासी, ठीक है ना। इनकी जो स्थिति थी वो शूद्रों से भी, मतलब शूद्र को तो कुछ मान लीजिए कि थोड़ी सी उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी, मतलब उसकी सामाजिक स्थिति उतनी दयनीय नहीं थी, लेकिन दास दासी की कंडीशन जो है शूद्रों से भी गड़बड़ थी। इसीलिए इनको समाज में सबसे निम्न वर्ग का कहा जाता था, किसको, दास और दासियों को, ठीक है। तो ये जो थी वो
व्यवस्था थी। किस काल की? उत्तर वैदिक काल की। अब हम कुछ और चीजों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, शूद्रों को जो है एक और अधिकार से वंचित किया गया था कि वो यज्ञ आदि कर्मों में भी शामिल नहीं हो सकते थे। तो हम ये देखते हैं कि शूद्र की स्थिति और दास दासों की स्थिति काफी दयनीय थी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और चीजों पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण, उसमें चारों वर्णों के कार्यों का विवरण हमको मिलता है। किस ब्राह्मण में? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में हमको इन चारों वर्णों के कार्यों का विवरण मिलता है। उसमें ऐसा स्पष्ट लिखा गया है कि वैश्य वर्ग जो है वो कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य द्वारा कर का उत्पादन करते हैं। मतलब जो चीजों का उत्पादन करते हैं उनसे राजा कर लेता है, और राजा उनसे कर लेता है और उस कर से ब्राह्मण तथा राजा जो है अपना कार्य चलाते हैं। ठीक है, और शूद्रों का कार्य क्या था कि इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य था। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसी जानकारी मिलती है। कुछ और ऐसे ग्रंथ मिले हैं वैदिक कालीन जिनमें जो है वो वर्ण को, जो वर्ण है उनको सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तथा को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तथा आकाश से उत्पन्न बताया गया है। उत्पन्न बताया गया है। ठीक है ना, बताया गया है। देखिए, इसके पीछे अवधारणा यही थी कि वर्ण जो है वो प्राकृतिक रूप से ही अलग अलग हैं। ठीक है ना, उनको कृत्रिम आधार पे या फिर सामाजिक आधार पे किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें हैं जिनको आप जानते रहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं उनमें दान की विशेष महिमा बताई गई है। दान की, ठीक है ना, राजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उन यज्ञों में दान वगैरह करते थे। ठीक है ना, और वह दान जो है ब्राह्मणों को दिया जाता था। ठीक, तो दान की जो है बहुत सारी स्तुतियां हैं ऋग्वेद में और बाकी सारे वेदों में भी दान स्तुतियां हैं। मतलब दान की बड़ी महत्ता को बताया गया है। ठीक है, तो दान स्तुतियों में ये देखा गया है कि राजा बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनमें बहुत सारा दान देते हैं। उन दान को ब्राह्मण वर्ग ग्रहण करता है और उस दान को ब्राह्मण वर्ग ग्रहण करता है। अगर दान के वस्तुओं की बात करें तो उसमें बहुत सारे गाय, ठीक है ना, धन, ठीक है, दास दासी इत्यादि भी दान में दिए जाते हैं। ठीक है, और ऐसा बताया गया है कि यह दान जो है ब्राह्मणों को दिया जाए तो हम ये देखते हैं कि दान के माध्यम से राजा जो है दान देता है और वो दान कहां से लेता है? कर के माध्यम से लेता है। ठीक है ना, वो दान कहां से आता है या धन कहां से आता है? जो कर वसूल राजा करता है वो उसके द्वारा वो दान देता है और यज्ञादि कर्मों को कराता है। यज्ञ क्यों किए जाते हैं? यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि जो हमारी आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक उन्नति हो। ठीक है, यज्ञों के माध्यम से, और यज्ञ के द्वारा राजा को एक राजत्व बनाने में, मतलब अपना राजत्व बनाने में भी मदद मिलती है। आगे हम जब राजनैतिक व्यवस्था देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार यज्ञ जो है, जैसे राजसूय यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, ये किस तरह से राजा को और मजबूत बनाते हैं और उसे एक आध्यात्मिक रूप से स्थापित करने की प्रक्रिया में ये सारे यज्ञ आते हैं। ठीक है, तो वो हालांकि राजनीतिक
राजनैतिक क्षेत्र का वो विषय है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम जो दान की बात कर रहे थे उसमें गाय, धन, दास दासी, अश्व, घोड़े, धन हो ही गया, कीमती वस्त्र वगैरह दिए जाते थे। हालांकि देखिए इसमें भूमि दान का विवरण नहीं मिला है, भूमि दान का विवरण नहीं मिला है, विवरण नहीं मिला है, कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिला है। मतलब अभी भी जो भूमि है वो क्या थी, दान योग्य नहीं थी, विवरण नहीं मिला है। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें थी, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था हमने देखा और दान वगैरह पे हमने चर्चा की। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और स्पष्ट हो जाए कि जो धन का केंद्रीकरण है वो इन्हीं दो वर्गों के बीच आपको दिखाई देता है, एक राजा और दूसरा ब्राह्मण। ठीक है। तो धन का जो केंद्रीकरण है वो मूल रूप से राजा के हाथ में है और राजा दान के द्वारा उस धन को ब्राह्मण को देता है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि धन का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण राजा के हाथ में है। मतलब राजा एक शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली और शक्ति के केंद्र के रूप में यहां दिखाई देता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम कुछ पारिवारिक विषय पे चलते हैं, गृहस्थी से संबंधित कुछ विषयों को देखते हैं। हाँ, सामाजिक जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी वो थी परिवार। परिवार, अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ हम परिवार की करते हैं। परिवार यहाँ भी पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक परिवार था। और यहाँ पे एक और चीज है कि परिवार थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहाँ पे जो परिवार है वो थोड़ा सा और बृहद हो गया पिछले मतलब परिवारों की तुलना में, या पिछले परिवार की तुलना में ये थोड़ा सा परिवार जो है अलग हो गया। और ये जो परिवार है वो आर्थिक तथा सामाजिक, ठीक है ना, दोनों प्रकार की गतिविधियों का केंद्र है, मतलब आधार है। दोनों प्रकार की गतिविधियों का केंद्र क्या चीज है, परिवार। ठीक है ना। तो परिवार यहाँ जो आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ पे जो गृहपति है, गृहपति, ठीक है ना, वो यज्ञादि कर्मों को करता है, मतलब अपने घर में यज्ञादि कर्मों को करता है और इसलिए करता है कि उसका परिवार जो है वो सुख समृद्धि से रह सके, उसके संतानों की उन्नति हो, उसके आर्थिक जीवन में उन्नति हो। ठीक है। और यहाँ पे जो है उन यज्ञों में पत्नी को भी शामिल होने की बात कही गई है, गृहपति के पत्नी को भी शामिल करने की बात कही गई है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो परिवार को आगे बढ़ाने की परंपरा होती है वह विवाह से, विवाह नामक संस्था से होती है, और आगे बढ़ाने की परंपरा विवाह के द्वारा होती है। और विवाह का जो है इस मतलब इस पूरे उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्वपूर्ण जो है विवरण दिया गया है। ठीक है ना। विवाह जो है कई प्रकार के होते हैं। हालांकि एक पत्नी जो विवाह है, मतलब एक पत्नी को सर्वश्रेष्ठ जो है संज्ञा दी गई है, लेकिन कुछ ऐतरेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में और कुछ जो है मैत्रायणी संहिता वगैरह में जो है, या मनुस्मृति वगैरह में बहुत सारे पत्नियों के बारे में विवरण दिया गया है। मतलब ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पत्नी विवाह को सबसे उचित माना गया था, लेकिन बहुपत्नी प्रथा भी इस काल में प्रचलित होती है। हाँ देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा लिखा गया है कि
एक व्यक्ति जो है या एक जो आदमी है या गृहपति है वो कई पत्नियां जो है रख सकता है, ठीक है। और मैत्रायणी संहिता में, मैत्रायणी संहिता में ऐसा बताया गया है कि मनु की 10 पत्नियां थी, 10 पत्नियां थी। लेकिन यहां पे एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ऐसी जो बहुपत्नी का रिवाज था वो बहुत कम ही था, ठीक है। लेकिन एक पत्नी का जो परंपरा थी वो बहुत जो है ज्यादा प्रचलित थी। यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि जो स्त्रियों की स्थिति थी, स्त्रियों की दशा में हम देखते हैं कि इस काल में काफी गिरावट आती है। उन्हें वेद अध्ययन से वंचित किया जाता है, साथ ही सभा समिति में उनको जो है भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तमाम जो है पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की चीजें जो है इस काल में प्रचलित होती हैं, ठीक है। तो स्त्री की दशा जो है इस काल में थोड़ी सी आपको गड़बड़ दिखाई देती है। हालांकि उतनी गड़बड़ नहीं थी जितनी कि आगे 6वीं शताब्दी के आसपास होती है, लेकिन फिर भी जो है ऋग वैदिक काल से अगर कंपेयर करें उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ स्त्रियों की दशा जो है वो गड़बड़ दिखाई देती है थोड़ी सी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और विवाह नामक संस्कार को देखते हैं, क्योंकि विवाह नामक संस्कार जो था वो सामाजिक जीवन में अपनी एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि गृह सूत्र में, गृह सूत्र तथा जो सूर्य सूक्त था जो कि 10वें मंडल में संबंधित है, उसमें भी विवाह के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो गृह सूत्र में हमको विवाह की जानकारी प्राप्त होती है और 8 प्रकार के विवाहों का विवरण जो है वो हमको दिखाई देता है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, 8 प्रकार के विवाहों का विवरण हमको दिखाई देता है, ठीक है। ये 8 प्रकार के विवाह जो थे, आज हम इनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी देते हैं और अगले वीडियो में हम इन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें 8 प्रकार के विवाहों को मिला। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्रजापत्य विवाह। ठीक है, ये जो 4 विवाह थे इनको जो है वो सामाजिक मान्यता प्राप्त थी, इनको सामाजिक मान्यता प्राप्त थी और इन्हें श्रेष्ठ माना गया, इन्हें श्रेष्ठ माना गया। जबकि शेष 4 और विवाह हैं जो जिनको सामाजिक मान्यता नहीं प्राप्त थी और इन्हें श्रेष्ठ नहीं माना गया, ठीक है। वो 4 विवाह हैं गांधर्व विवाह, ठीक है, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह, तथा पैशाच विवाह। ठीक है ना। तो ये 8 प्रकार के विवाहों का विवरण हमको यहाँ प्राप्त होता है, ठीक है ना, इस काल में। और ये जो विवाह थे इनको सामाजिक मान्यता प्राप्त थी और ये विवाह जो है उच्च कोटि के माने जाते थे। इन विवाहों, ये विवाह भी होते थे लेकिन इन्हें उच्च कोटि का नहीं मानते थे हम, और इन्हें निम्न कोटि के विवाह
कहते थे, निम्न कोटि के विवाह कहते थे। ठीक है, तो ये जो थी एक सामाजिक व्यवस्था की सामान्य सी जानकारी थी, और बाकी चीज़ों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमें प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।